कर होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं जो आपका विज्ञान सब्जेक्ट हो जाता है इसके लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस। आज हम लोग लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। तो चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जीवाणु कोशिका की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि चित्र बनाइए। कभी कभी क्या होता है इसकी डिटेलिंग कीजिए और कभी कभी सिर्फ चित्र और उसका नामकरण कीजिए। तो बहुत ही इजी तरीके से आप इस तरह से बना सकते हैं इसको और इसका नामकरण कर सकते हैं, यानी इसको नामांकित कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपकी कोशिका भित्ति हो जाती है, ये स्केल है, कोशिका द्रव्य है और झिल्ली और राइबोसोम ये हो जाते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। एक से दो बार आप बनाएंगे और बनाना आप सीख जाएंगे। उसके बाद हो जाता है क्वेश्चन, ओजोन परत अच्छे से आप क्या समझते हैं, इसके कारणों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ओजोन का निर्माण आणविक ऑक्सीजन पर पराबैंगनी किरणों की क्रिया से होता है। आधुनिक जीवन शैली में उपयोगी कुछ रसायन जैसे फ्लोरोकार्बन, एफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएफसी हो जाता है, ओजोन से भी क्रिया कर आणविक O2 तथा परमाणविक O ऑक्सीजन में विखंडित कर ओजोन स्तर का अपक्षय कहते हैं। इसे ही ओजोन छिद्र कहते हैं। ओजोन परत पर हो रहे क्षरण के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। इसके अलावा हेलोजन, मिथाइल क्लोरोफार्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि रासायनिक पदार्थ भी ओजोन को नष्ट करने में योगदान दे रहे हैं। क्वेश्चन है आपका, मटर कुल के पौधे की जड़ का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप आराम से बड़ा इजी वे में आप बना सकते हो। देखिए इस तरह से आप करके और उसके बाद ही आप इसमें इस तरह से ये जड़ें आप निकाल सकते हो और इसका क्या कर सकते हो, इसको नाम आप दे सकते हो। छोटी छोटी देखिए बिंदियां रखी हुई हैं इस तरह से। तो ये क्या हो जाती है, ये नाइट्रोजनीकृत जीव हो जाते हैं। तो आप इस तरह से इसको बनाना सीख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, अनुकूलन किसे कहते हैं, जलीय और मरुस्थलीय अनुकूलन को संक्षेप में उदाहरण सहित समझाइए। तो अपने आसपास के वातावरण से किसी जीव द्वारा स्वयं को ढाल लेना अथवा सामंजस्य स्थापित कर लेना अनुकूलन कहलाता है। यानी आप जिस वातावरण में रह रहे हैं वहां के अनुकूल अपने आप को ढाल लिया है, तो यही क्या कहलाता है, यही अनुकूलन कहलाता है। जो अच्छा भी होता है क्योंकि जैसा वहां का माहौल है उसके अकॉर्डिंग हम ढल गए, बस बात खत्म हो गई, है ना। तो यही तो है और तभी हमारा जीवन संभव है, वरना हम जीवित नहीं रह सकते। तमाम जीवधारियों में इसके लिए प्राकृतिक रूप से स्थायी शारीरिक लक्षण उत्पन्न होते हैं, जैसे जलीय जीव मछलियों में सांस लेने के लिए गिल्स, तो मरुस्थलीय क्षेत्र में ऊंट में लंबे समय तक बिना पानी के रहने के लिए अनुकूलित होना। अगर अब देखिए, अगर मछलियों में क्या, जैसे मछलियां जल में रहती हैं, अब उसके अनुकूल वो ना हो तो क्या जल में रह सकते? अब हम लोग तो जल में नहीं रह सकते, क्यों? क्योंकि हम उसके अनुकूल नहीं है। अब इसी तरह जो ऊंट है वो लंबे समय तक बिना पानी पिए रह सकता है। क्यों रह सकता है? क्योंकि वो उसके अनुकूल है, क्योंकि उसमें एक थैली होती है, वो एक हफ्ते तक लगभग वो बिना पानी पिए, अगर आप ऐसे भी कह सकते हो क्योंकि वो उसका यूज कर लेता है, तो वो बिना पानी पिए रह सकता है। और जहां रेगिस्तानी इलाका होता है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहां पानी की कमी होती है, तो अगर वहां के अनुकूल ये ना ढले तो ये जीवित नहीं रह सकते। इसी तरह से पौधा हो जाता है, जो मरुस्थलीय क्षेत्र का पौधा होता है जिसमें कांटे होते हैं, तो क्या होता है, वो कांटे का रूप ले लेता है और वहां पे क्या होता है, वो पानी को संचित कर लेता है। और जब पानी को संचित कर लेता है तो वहां पे पानी तो कम मिलता है, लेकिन वो उसके अनुकूल ढल जाता है। यानी क्या है, अगर वहां के अनुकूल ना ढलता तो क्या जीवन संभव हो पाता? नहीं हो पाता। तो वही चीज फिर से आ गई कि जहां पे जिस तरह से पर्यावरण हो, जिस तरह से जहां का माहौल हो, उसके अकॉर्डिंग ढलना ही रहता है, तभी जीवन जी मिलता है, वरना जीवन संभव नहीं हो पाता है। उसके बाद यहां पे हो जाता है, अनुकूलन किसी विशेष वातावरण में जीवधारी को सुगमता पूर्वक जीवन व्यतीत करने, वृद्धि है तो रचनात्मक एवं क्रियात्मक स्थायी परिवर्तन उत्पन्न होने की प्रक्रिया है। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट हो जाता है, कार्बनिक रसायन का क्या अभिप्राय है, कार्बनिक यौगिकों में श्रृंखलन की विशेषताओं को उदाहरण सहित समझाइए। तो कार्बनिक यौगिकों की अधिक खोज और शोध करने पर यह ज्ञात हुआ कि अनेक यौगिक वनस्पतियों तथा जंतुओं दोनों ही में समान रूप से पाए जाते हैं, अतः जंतु पदार्थ और वनस्पति पदार्थों का पृथक रखना निरर्थक सिद्ध हुआ। परंतु इस समय भी यह आवश्यक समझा गया कि खनिज पदार्थों और जीवित पदार्थों से प्राप्त यौगिक का अध्ययन पृथक पृथक किया जाए। उस समय यह विश्वास किया था कि जंतु पदार्थ तथा वनस्पति पदार्थ प्रयोगशाला में नहीं बनाए जा सकते। इन सभी पदार्थों को कार्बनिक कहा जाता है और रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें इन पदार्थों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाते हैं, तो कार्बनिक रसायन कहलाती हैं। अतः कार्बनिक यौगिकों में निरंतर अध्ययन से ही ज्ञात हुआ है कि सभी कार्बनिक यौगिकों में तत्व कार्बन का होना आवश्यक है। अतः रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है कार्बनिक रसायन कहलाती है।
तो इस तरह से आपका हो जाता है। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। और फ्रेंड्स, अगर अभी आपने चैनल पर विजिट किया और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन होती है वो आप तक पहुंच जाती है अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है। और बिना सब्सक्राइब के आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है तो आपको कुछ चीजों का ज्ञान नहीं होता है, ये कि क्लास कितने बजे आएगी, क्या कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो वो आप तक नहीं प्रोवाइड, मतलब आप तक नहीं पहुंच पाती हैं, आपको प्रोवाइड नहीं हो पाती, तो इसलिए आपको सब्सक्राइब तो करना ही रहता है और लाइक तो आप कर ही देते हैं। क्वेश्चन हो जाता है, प्रकाश के अपवर्तन का नियम बताइए। तो प्रकाश अपवर्तन के दो नियम हैं। आपतित किरण, अभिलंब एवं अपतित किरण तीनों एक ही समतल में स्थित होती हैं। किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण के लिए ज्या का अनुपात एक नित्यांक होता है, अर्थात देखिए साइन आई अपॉन साइन आर और नित्यांक ये हो जाता है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण का उपयोग बताएं। तो अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने के काम में आता है और गाड़ी में हेडलाइट में आंख कान नाक के डॉक्टर के द्वारा उपयोग में। अब यहाँ पे एक ट्रिक बताई थी आपको, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण किसके किसके लिए होता है। तो देखिए दो अवतल यहां पे पहले लिख लेते हैं, तब दूर दृष्टि के बारे में समझते हैं। जैसे निकट दृष्टि दोष, तो निकट आपका 3 अक्षरों में लिखा है और अवतल 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 आपका 4 अक्षरों में लिखा है। अब हम लिखे दूर दृष्टि दोष, यहां पे सिर्फ दूर, क्योंकि ट्रिक है ना, तो दूर दृष्टि दोष और यहां पे है उत्तल। अब देखिए अवतल से छोटा उत्तल है और निकट से छोटा दूर है। क्यों दूर है, दूर क्यों छोटा है, क्योंकि दा में बड़ों की मात्रा और रा सिर्फ 2 ही अक्षर है और निकट में कितने हैं तो 3 अक्षर है और अवतल में कितने हैं 4 अक्षर है। यानी जो निकट है बड़ा अक्षर है, मतलब 3 अक्षर लिखे हुए हैं, तो अवतल यानी 4 अक्षर वाला बड़ा बड़ा, और दूर यानी देखिए दा में बड़ों की मात्रा रा छोटा है, 2 ही अक्षर लिखे हुए हैं, और उत्तल भी छोटा है यानी 3 अक्षर, और अगर आधा ता और मान लीजिए तो 3.5 अक्षर यानी ये भी छोटा है। तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल दर्पण और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल दर्पण, क्योंकि इसमें बड़ी कंफ्यूजन रहती है, लेकिन अब आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो यहां पे समझ लेते हैं कि किसमें किसमें काम आता है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने के काम में और गाड़ी के हेडलाइट में और आंख कान और नाक के डॉक्टर के द्वारा उपयोग में ये आता है। उसके बाद है उत्तल दर्पण का उपयोग। तो सोडियम परावर्तक लैंप में गाड़ी के साइड में लगे शीशा उत्तल दर्पण होता है, जिससे पीछे आने वाला जो व्यक्ति या गाड़ी है यानी कोई मतलब वो दिखाई पड़े। तो इस तरह से, क्योंकि उत्तल दर्पण दूर दृष्टि दोष के लिए है ना, तो जो पीछे से कोई आ रहा है, कोई व्यक्ति आ रहा है या कोई गाड़ी आ रही है तो वो दिखाई पड़े। उसके बाद है प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है समझाइए, अथवा प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं उदाहरण देकर समझाइए। यहां पे देख लेते हैं। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल एवं अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, सूक्ष्म कण यानी छोटे कण, तो इनके द्वारा प्रकाश समस्त दिशाओं में प्रसारित हो जाता है और इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। बैंगनी रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक तथा लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में कि किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है या किस रंग का प्रकीर्णन यानी रंग प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो आपने यहाँ पे देख लिया कि बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है तो सबसे अधिक होता है। क्या होता है तो सबसे अधिक होता है, और कम की बात की जाए तो किसमें होता है तो लाल रंग में सबसे कम होता है। ठीक है, और आकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण घटने वाली घटनाएं कौन सी हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण घटने वाली घटनाएं हैं तारों का टिमटिमाना, द्रव्य में अंशतः डूबी हुई सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई पड़ती है, पानी से भरे किसी बर्तन की तली में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ती है। तो ये किस कारण से होता है, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन के कारण घटने वाली घटनाएं, तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण घटने वाली घटनाएं हो जाती हैं। क्वेश्चन है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन हेतु क्या शर्तें हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण बताइए। प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो, आयतन कोण, यहाँ पे आपतन ये हो जाता है आपका, आयतन नहीं है, आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो, उदाहरण हीरो का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, जल में पड़ी परख नली का चमकना, कांच में आई दरार का चमकना। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं समझाइए। तो जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो यहां अपवर्तन के बाद प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है। इस प्रकार प्राप्त रंग के समूह को वर्णक्रम कहते हैं तथा श्वेत प्रकाश का अपने अभी रंगों में बंटना ही वर्ण विक्षेपण है। सूर्य के प्रकाश में बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक एवं लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है।
क्वेश्चन देख लेते हैं, ऊष्मा किसे कहते हैं? ऊष्मा का मात्रक बताइए। तो ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। यह वह ऊर्जा है जो किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में तापांतर के कारण स्थानांतरित होती है। किसी वस्तु में निहित ऊष्मा उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। ऊष्मा का मात्रक क्या है? तो ऊष्मा का मात्रक जूल है। एक कैलोरी में 4.186 जूल ऊष्मा होती है। कितनी ऊष्मा होती है? तो एक कैलोरी में 4.186। और ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। कैलोरी से आप क्या समझते हैं? तो 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहते हैं। 1 कैलोरी बराबर कितना होता है? तो 4.186 जूल होता है। ताप किसे कहते हैं? ताप मापने हेतु किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो ताप भौतिक कारक है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मीय ऊर्जा के प्रवाह की दिशा निश्चित करता है, अर्थात जिस कारण से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है उसे ताप कहा जाता है। तापमापन तापमापी नामक यंत्र द्वारा किया जाता है। ताप मापने के पैमाने क्या क्या होते हैं, इसका आपस में क्या संबंध है? तो तापमापक जो हो जाता है तो सेल्सियस पैमाना, फारेनहाइट पैमाना और रोमर पैमाना, केल्विन पैमाना, ये सभी हो जाते हैं। और देखिए C माइनस ओ बराबर 100 और यहाँ पे इज इक्वल टू 100 है अपॉन C माइनस ओ अपॉन 100 और ये आपका हो जाता है F माइनस 32 अपॉन 180 इज इक्वल टू में देखिए कितना है? तो F माइनस 0 और 80 हो जाता है इज इक्वल टू में कितना है? तो K माइनस 273 अपॉन 100 हो जाता है। आप यहां पे देख भी सकते हैं, देखिए आपका लिखा हुआ है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। परम शून्य ताप किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु का ताप माइनस 273 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता, इसे परम शून्य ताप कहा जाता है। केल्विन पैमाने पर ओ के लिखते हैं, अर्थात यहाँ पे 0 है, ये 0 आप देखिएगा, ठीक है ना। 0 के बराबर माइनस 273 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 के ये हो जाता है। विशिष्ट ऊष्मा क्या है? मात्रक बताएं। किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा ऊष्मा की वो मात्रा है जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप वृद्धि उत्पन्न करती है। इसे प्रायः C से व्यक्त करते हैं। मात्रक बराबर जूल किलोग्राम एक केल्विन। ऊष्मा का संचरण क्या है? इसकी कितनी विधियां हैं? तो ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने को ऊष्मा का संचरण कहा जाता है। इसकी 3 विधियां हैं, चालन, संवहन, विकिरण। अब देख लेते हैं चालन और संवहन और विकिरण, इसको डिटेल में समझ लेते हैं। तो चालन के द्वारा ऊष्मा पदार्थ में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ के कणों को अपने स्थान का परिवर्तित किए बिना पहुंचती है। ठोस में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है। संवहन, इस विधि में ऊष्मा का संचरण पदार्थ के कणों के स्थानांतरण के द्वारा होता है। इस प्रकार पदार्थ के कणों के स्थानांतरण से कई धाराएं बहती हैं जिन्हें संवहन धाराएं कहते हैं। गैसों तथा द्रव्यों में ऊष्मा का संचरण संवहन द्वारा ही होता है। वायुमंडल संवहन विधि द्वारा गर्म होता है। विकिरण, इस विधि में ऊष्मा का संचरण बिना किसी माध्यम से एक वस्तु से दूसरी वस्तु में होता है। प्रकाश क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होती है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के मध्य होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ m/s होती है। द्रव्य क्या है? इसका सूत्र तथा मात्रक बताएं। तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को दाब कहा जाता है। यहाँ पे दाब है, सॉरी, दाब क्या है? ठीक है ना, द्रव्य नहीं है। दाब क्या है? तो दाब एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को दाब कहा जाता है। दाब बराबर बल और बटे क्षेत्रफल, यानी P बराबर F बटे A हो जाता है। मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। आरोपित बल के परिमाण में वृद्धि एवं क्षेत्रफल में कमी होने पर दाब में वृद्धि एवं बल के परिणाम में कमी एवं क्षेत्रफल बढ़ने से दाब में भी कमी होती है। दैनिक जीवन में दाब का क्या प्रभाव है, बताएं। तो दैनिक जीवन में दाब का प्रभाव, स्कूली बस्ते या सामान लाने में थैले में डोरी के स्थान पर चौड़े पट्टे के प्रयोग से उसे ले जाने में आसानी होती है। दफ्ती में नुकीली पिन से छेद करना सरल होता है। सेब को धारदार छुरी से काटने पर आसानी से वो कटता है। मजदूरों के सिर पर पगड़ी पहनकर बोझ ढोना सरल होता है। तो ये सब क्या है? ये दाब का प्रभाव है जो दैनिक जीवन में पड़ता है। वायुमंडलीय दाब क्या है? स्पष्ट कीजिए। पृथ्वी चारों तरफ वायु से घिरी है। पृथ्वी के चारों ओर वायु का यह आवरण वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल के कारण पृथ्वी की सतह पर जो दाब लगता है वह दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। उदाहरण, एक रबड़ चूसक लेकर इसे मेज की चिकनी सतह पर रखें, इसे नीचे की ओर दबाकर छोड़ दें। अब इसे ऊपर की ओर खींचने में कठिनाई होती है क्योंकि अंदर की कुछ वायु बाहर निकल जाती है। वायुमंडलीय दाब के कारण इस पर बाहर से वायु दाब पड़ता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है? उसे ऊपर खींचना कठिन हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है, वायु दाब का मापन कैसे किया जाता है? प्रामाणिक वायु दाब किसे कहते हैं? सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाली वायुमंडल की वायु के भार से वायु दाब का मान ज्ञात किया जाता है। वायु दाब बराबर वायु स्तंभ का भार, और ये ब्रैकेट में न्यूटन में है, और प्रति क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर। दाब का मापन वायु दाब मापी द्वारा किया जाता है। समुद्र तल पर वायुमंडल का दाब के पारी के 76 सेंटीमीटर ऊंचे स्तंभ के दाब के बराबर होता है। इसका मान 1.013 गुणे 19 की पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसे प्रामाणिक वायु दाब कहते हैं। सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं, समझाइए। सूक्ष्म जीव वे जीव होते हैं जिन्हें हम सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देख सकते हैं। सूक्ष्म जीवों को नग्न आंखों द्वारा नहीं देखा जा सकता है, जैसे विषाणु, प्रोटोजोन्स, साइनोबैक्टीरिया, जीवाणु आदि हो जाते हैं। जैसे क्या ये कह रहे हैं कि सूक्ष्म जीव यानी इतने छोटे जीव होते हैं जिनको हम ऐसे नंगी आंखों से नहीं देख सकते। उसके लिए हमें देखने के लिए क्या करना होता है, सूक्ष्मदर्शी से देखना होता है। जैसे दही में छोटे छोटे क्या होते हैं, जब दूध से दही बनता है तो उसमें छोटे छोटे महीन जीवाणु होते हैं, तो उनको हम क्या ऐसे देख सकते हैं, वो नहीं दिखते हैं, लेकिन हम सूक्ष्मदर्शी से देखें तो हम उनको देख सकते हैं। तो इसी तरह से ये कई चीजें हो जाए, यानी कई विषाणु हो जाए, जैसे विषाणु हो जाता है, प्रोटोजोन्स हो जाता है, साइनोबैक्टीरिया हो जाता है, जीवाणु आदि हो जाते हैं, ये सभी इसकी श्रेणी में आ जाते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम को संक्षेप में बताएं। तो प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। परावर्तन के दो नियम है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल में होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है। प्रकाश का अपवर्तन क्या है, समझाइए। तो जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में श्वेत यानी प्रवेश करती हैं, तो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले तल पर अभिलंबवत आपतित होने पर बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, परंतु तिरछी आपतित होने पर वे अपनी मूल दिशा में विचलित हो जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, जीवाणु की संरचना बनाइए। ये आप इसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे देखिए बनाइए, इजी तरीके से आप इसको बना सकते हैं। 2 से 3 बार बनाएंगे, आप लोगों की समझ में आ जाएगा ये, और इस तरह से आप बनाइएगा, ठीक है ना, और इसका नामकरण कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विषाणु को सजीवों तथा निर्जीवों के मध्य की कड़ी क्यों कहते हैं? तो विषाणु सजीवों तथा निर्जीवों दोनों का लक्षण रखते हैं, इसलिए इन्हें सजीव तथा निर्जीव के मध्य की संयोजक कड़ी कहते हैं। विषाणु में सजीवों का लक्षण न्यूक्लिक अम्ल का पाया जाना, और सजीवों के भांति ताप दाब तथा रसायन का प्रभाव, सजीव कोशिका के अंदर जाने पर सक्रियता से सजीवों के समान इसमें एंजाइम तंत्र का उपयोग करना। विषाणुओं में निर्जीवों का लक्षण श्वसन की आवश्यकता का न होना, विषाणुओं का क्रिस्टल बनाना, और जीव द्रव्य का न पाया जाना। जीवाणु को पादप जगत में क्यों रखा जाता है? तो जीवाणु वास्तव में जीवधारी हैं, इसमें पौधे एवं जंतुओं दोनों का लक्षण पाया जाता है। जीवाणु में कोशिका भित्ति के पाए जाने के कारण इसे पादप जगत में रखा जाता है। सूक्ष्म जीव दोस्त या दुश्मन पर टिप्पणी लिखें। तो सूक्ष्म जीव वे जीव होते हैं जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, इनको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना पड़ता है। सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक एवं हानिकारक दोनों होते हैं। यदि वे लाभदायक हैं तो हमारे दोस्त होते हैं, और यदि हानिकारक हैं तो हमारे दुश्मन होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव जीवाणु हमारे लिए अत्यंत लाभदायक होते हैं। ये निम्न प्रकार लाभदायक है। जीवाणु भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में सहायता करते हैं, और जीवाणु दूध को दही में बदलता है। तो ये जो जीवाणु हो जाते हैं ये हमारे क्या हो जाते हैं, ये हमारे दोस्त हो जाते हैं, जो हमारी हेल्प करते हैं, है ना। तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट अभी यहाँ पे थोड़ा सा और है, इसको देख लेते हैं। दूसरी तरफ कुछ जीवाणु तथा विषाणु हमारे लिए अत्यंत हानिकारक हैं, क्योंकि विभिन्न बीमारियां उत्पन्न करते हैं, जैसे टाइफाइड, पोलियो, खसरा, टीबी आदि। क्योंकि कुछ जीवाणु ऐसे भी होते हैं, विषाणु ऐसे भी होते हैं जिनके द्वारा बीमारियां होती हैं, तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, ये दुश्मन हो जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, विषाणु किसे कहते हैं, समझाइए। तो विषाणु यानी वायरस का शरीर कोशिका विहीन होता है, अर्थात बिना कोशिका का होता है। विषाणु का शरीर प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल से निर्मित होता है। प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक अम्ल इज इक्वल टू विषाणु। विषाणु हमारे लिए हानिकारक होते हैं क्योंकि ये विभिन्न प्रकार के रोग पैदा करते हैं। एड्स, पोलियो, चेचक, अलग रोग, कैंसर आदि, ये सभी जो ये रोग हैं आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु का चित्र बनाएं। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस कई आए हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। विषाणु का चित्र बनाएं, तो बहुत ही ईजी है। देखिए इस तरह से प्रोटीन खोल और न्यूक्लिक अम्ल, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है,
बहुत ही इजी तरीके से आप लोग बना सकते हो। जीवाणु भोजी किसे कहते हैं बताइए? तो जीवाणु भोजी एक प्रकार के वायरस होते हैं। जीवाणु भोजी वे वायरस हैं जो जीवाणुओं का भक्षण करते हैं। जीवाणु भोजी के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जीवाणु भोजी गंगा जल में रहते हैं और जीवाणुओं को गंगा जल में पनपने नहीं देते। जीवाणु भोजी की उपस्थिति के कारण ही गंगा जल पवित्र होता है। हम अपने नल का पानी 2 दिन से 4 दिन रख दें तो पानी में जीवाणु पनपने लगते हैं और पानी में दुर्गंध आने लगती है, लेकिन गंगा जल को सालों साल रखने पर भी उसमें दुर्गंध नहीं आती और पानी सड़ता नहीं है, क्योंकि इसमें जीवाणु भोजी पाया जाता है। जीवाणु क्या है स्पष्ट कीजिए? जीवाणु एक कोशिकीय होते हैं। कुछ लोग कहते हैं जीवाणु पौधा है, कुछ लोग मानते हैं जीवाणु जंतु है, परंतु वास्तविकता यह है कि जीवाणु जीवधारी हैं, क्योंकि ये पौधों तथा जंतुओं दोनों का लक्षण रखते हैं। जीवाणुओं में पौधों का लक्षण यह है कि इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है जो केवल पौधों में ही पाई जाती है, तथा जीवाणुओं में जंतुओं की भांति गमन। वायु प्रदूषण क्या होता है? वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। इसमें सभी गैसों का निश्चित अनुपात होता है। इन गैसों में विभिन्न कारणों से या असंतुलन होता है और उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि वायु का प्रदूषित होना वायु प्रदूषण है। और वायु के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुणों में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन जो जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है क्या कहलाता है? तो वायु प्रदूषण कहलाता है। अब देख लेते हैं इसके कारण, वायु प्रदूषण के आखिर कारण क्या होते हैं। तो फर्स्ट नंबर पर हो जाता है जीवाश्म ईंधनों जैसे खरपतवार आदि को जलाने से उत्पन्न धुआं वायु प्रदूषण उत्पन्न करता है। भाई आपने देखा होगा कहीं कहीं पर खरपतवार जलाए जाते हैं तो वो जो धुआं होता है, तो इससे क्या होता है? इससे वायु तो प्रदूषित होती है। स्वचालित वाहनों द्वारा बिल्कुल जो वाहन चलते हैं उसमें से धुआं निकलता है, तो इसमें क्या होता है? इसमें भी वायु प्रदूषित होती है। तो जैसे मोटर, स्कूटर आदि के प्रयोग से निकलने वाले धुएं में नाइट्रोजन के ऑक्साइड, लेड, हाइड्रोकार्बन आदि तत्व पाए जाते हैं जो वायु में मिलकर वायु प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। अब ये धुआं होता है तो ये क्या करता है? ये वायु में मिल जाता है और क्या होता है? वायु प्रदूषण उत्पन्न करता है। चिमनियों, शुगर मिलों आदि से निकलने वाले धुएं में सल्फर डाइऑक्साइड होता है जो वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण बनता है। चिमनी आपने देखी होगी कि ईंटों के भट्टे होते हैं, वहां की जो चिमनियां होती है इसमें से क्या निकलता है? धुआं निकलता है। बड़े बड़े जो कारखाने होते हैं उसमें से धुआं निकलता है, जो उनकी चिमनियां होती हैं, शुगर मिलो, है ना। तो इस तरह से घरेलू जो कूड़ा करकट हो जाता है आदि को सड़कों पर फेंकने से वायु प्रदूषण होता है। एसी, रेफ्रिजरेटर आदि को चलाने से क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जित होता है जो वायु को प्रदूषित करता है। देखिए रेफ्रिजरेटर, एसी, इसमें क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जित होता है, याद रखिएगा, जो क्या होता है? वायु को प्रदूषित करता है। कल कारखानों, घरों, खेतों से कार्बन आदि अन्य पदार्थों के ठोस कण वायु में मिल जाते हैं जो धूल बनती है। ये धूल कण वायु प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। इसके दुष्प्रभाव क्या पड़ते हैं तो ये भी देख लेते हैं। वायु प्रदूषण के प्रमुख दुष्प्रभाव नीचे दिए गए हैं। जीवाश्म ईंधनों को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड निकलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा निरंतर बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग तथा ग्रीन हाउस आदि प्रभाव आदि समस्याएं उत्पन्न होती हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घुटने वाली गैस कहते हैं। इससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है या भी प्रदूषित वायु से वातावरण में फैलता है। ग्रीन हाउस प्रभाव तथा ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस प्रभाव तथा ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण वायु प्रदूषण है। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रमुख कारण ग्रीन हाउस गैसें हैं। ये गैसें निम्नलिखित हैं: कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वायु प्रदूषण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब कह रहे हैं वायु प्रदूषण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो यहाँ पे देख लेते हैं। सरल शब्दों में ये कहा जा सकता है कि वातावरण का प्रदूषित यानी गंदा होना ही प्रदूषण है। वातावरण के सभी घटक संतुलित मात्रा में पाए जाते हैं। यदि इन घटकों की मात्रा या तो आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है या कुछ हानिकारक घटक प्रवेश कर जाते हैं तो वातावरण प्रदूषित हो जाता है और इसका वातावरण के जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यही वातावरणीय प्रदूषण है। प्रदूषक वे पदार्थ जो प्रदूषण उत्पन्न करते हैं उन्हें प्रदूषक कहते हैं, जैसे घरेलू कचरे, गंदा जल, मलमूत्र आदि। अब ये कह रहे हैं कि प्रदूषण तो जो फैल रहा है, प्रदूषक जो चीजें फैला रही हैं, है ना, तो ये प्रदूषक हो जाते हैं। प्रदूषक के प्रकार ओडम नामक वैज्ञानिक ने प्रदूषकों को प्राकृतिक विघटन के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया है। जीवधारियों द्वारा अक्षयकारी प्रदूषक, जीवधारियों द्वारा क्षयकारी प्रदूषक ही हो जाते हैं। जीवधारियों द्वारा अक्षयकारी प्रदूषक ये वे प्रदूषक हैं जिनका सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटन नहीं होता है अथवा अल्प होता है, अक्षयकारी प्रदूषक कहलाते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, आर्सेनिक, लो प्लास्टिक, डीडीटी आदि हो जाते हैं। जीवधारियों द्वारा क्षयकारी प्रदूषक ये वे प्रदूषक हैं जिनका पूर्ण विघटन सूक्ष्म जीवों द्वारा हो जाता है, क्षयकारी प्रदूषक कहलाते हैं, जैसे कागज, कूड़ा, करकट, कपड़ा, लकड़ी आदि हो जाते हैं। जैव प्रदूषक कुछ पौधों के परागण, कवकों के जीवाणु यानी बीजाणु, जीवाणु आदि जैव प्रदूषक कहलाते हैं।
प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण के निम्न प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो वायु प्रदूषण हो जाता है, जल प्रदूषण हो जाता है, भू प्रदूषण हो जाता है, रेडियोधर्मी प्रदूषण हो जाता है और ध्वनि प्रदूषण हो जाता है। तो वायु प्रदूषण अभी आपने पढ़ा कि जो धुआं निकलता है, यानी चिमनियों से धुआं निकलता है या घरेलू गंदगी और उसको बाद में जलाया जाता है, तो उससे भी क्या होता है, वायु प्रदूषित होती है। और जल प्रदूषण, जैसे आप अपशिष्ट पदार्थ आप वो क्या करते हैं, जल में बहाते हैं। जैसे आप बर्तन धुलते हैं तो वो क्या होता है, उससे जल प्रदूषित होता है। और जो नदियों नालियों से बहकर जाता है प्रदूषित, फिर वो क्या होता है, नदियों यानी नालियों से बहकर नदियों में जाता है, आप ऐसे बोल सकते हैं ना, ऐसे कह सकते हैं। तो ये भी जल प्रदूषण का कारण है। और कारखानों से निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ वो भी नदियों में फेंक दिया जाता है, तो इससे भी जल प्रदूषित हो जाता है। तो बहुत से कारण है जिससे जल प्रदूषित हो जाता है। पशुओं को जल में नहलाने से, है ना, तो ये भी कारण जल प्रदूषण का है। भू प्रदूषण यानी मृदा प्रदूषण कैसे होता है, तो जो अपशिष्ट पदार्थ है वो भूमि पे डाल दिए जाते हैं, तो वो उतनी भूमि क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है। कीटनाशक दवाओं का भी बहुत ज्यादा छिड़काव किया जाता है, तो उससे भी भूमि क्या हो जाती है, वो प्रदूषण हो जाता है। तो इस तरह से ये सभी हो जाते हैं। और ध्वनि प्रदूषण भी आप जानते हो, ध्वनि प्रदूषण की बहुत ज्यादा शोरगुल, वही तो ध्वनि प्रदूषण कहलाएगा ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं, वायुमंडल में इन गैसों की एक परत होती है जो पृथ्वी की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकती है और पुनः पृथ्वी पर भेज देती है। इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान निरंतर बढ़ता जाता है। इसे ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग से अत्यधिक गर्मी, सूखा, जल की कमी तथा उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों के पिघलने से होती है, जिससे कई शहर डूब सकते हैं। वायुमंडलीय प्रदूषण का विशेषकर धूल कणों के कारण स्वास्थ्य पर, विशेषकर फेफड़ों पर दुष्प्रभाव पड़ता है। स्वचालित वाहनों के प्रयोग से निकलने वाला सीसा तंत्रिका तंत्र के कई रोग उत्पन्न करते हैं। वायु प्रदूषण से मनुष्य के फेफड़ों में सूजन उत्पन्न हो जाती है। जब फेफड़ों को उत्तेजित करने वाला पदार्थ प्रदूषक के रूप में फेफड़ों तक पहुंच जाता है, वहां श्लेष्म का स्राव अधिक होने लगता है, जिसके कारण श्वास नलियां बंद हो जाती है और मनुष्य निरंतर खांसता रहता है। औद्योगिक संस्थानों की चिमनियों से निष्कासित सल्फर डाइऑक्साइड गैस का प्रदूषकों में प्रमुख स्थान है। सल्फर डाइऑक्साइड रंध्रों के द्वारा पौधों की पत्तियों में प्रवेश कर तुरंत जल में घुलकर मुख्यतः सल्फाइड और बाइसल्फाइड आयनों में बदल जाते हैं। सल्फाइड तथा बाइसल्फाइड आयन पत्ती की कोशिकाओं हेतु विष का कार्य करते हैं, है ना। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। ये सब इतना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं हो जाता है, जितना इंपॉर्टेंट है आप उतना लिखें, फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा। आप देखिए, वायु प्रदूषण है, यहाँ पे देख लेते हैं। वायु प्रदूषण को निम्न प्रकार रोका जा सकता है। कैसे? वृक्षारोपण के द्वारा वृक्ष लगाकर वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है, क्योंकि वृक्ष प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा वातावरण में ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, जो वायु को शुद्ध करता है। स्वचालित वाहनों का प्रयोग कम से कम किया जाए। स्वचालित वाहनों में उत्प्रेरक संपरिवर्तन के प्रयोग द्वारा भी वायु को रोका जा सकता है। इस विधि में स्वचालित वाहनों के इंजन से निकलने वाली गैसों में उत्प्रेरक संपरिवर्तन में रखे विषमांगी उत्प्रेरक के ऊपर में प्रवाहित किया जाता है। इसे अत्यंत हानिकारक गैसें एवं पदार्थ वातावरण में नहीं पहुंचते। घरेलू कूड़े करकट को उचित स्थान पर फेंकना चाहिए। औद्योगिक संस्थानों के चिमनियों को सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों से दूर रखा जाए और कम से कम प्रयोग में लाया जाए। जीवाश्म ईंधनों के स्थान पर प्राकृतिक गैसों का प्रयोग भोजन बनाने में किया जाए। तो इस तरह से हो जाता है। इसके महत्वपूर्ण बिंदु भी हैं, ये भी आप देख लीजिए। इसमें ये बहुत लेंथी है, हालांकि आपको इतना सब नहीं लिखना है, आपको शॉर्ट में लिखना है। जिस तरह से टाइम हो आप लोगों के पास, उसके अकॉर्डिंग ही वर्क कीजिएगा। ऐसा नहीं इतना लेंथी है तो आपको इतना ही लेंथी लिखना है। मैन पॉइंट आपको लिखने रहते हैं। अम्ल वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 तथा नाइट्रिक अम्ल HNO3 होते हैं। अम्ल वर्षा के कारण आगरा का ताजमहल दिन प्रतिदिन पीला हो रहा है। अब क्वेश्चन आता है कि जो आगरा का जो ताजमहल है वो पीला क्यों पड़ रहा है? तो अम्ल वर्षा के कारण, है ना। वायु की संरचना: नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 1% से कम, कार्बन डाइऑक्साइड 0.02%, नियॉन, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टॉन तथा कुछ गैसें केवल सूक्ष्म मात्रा में। ग्रीन हाउस गैसें: कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोकार्बन सी हो जाते। ओजोन परत स्ट्रेटोस्फियर क्षेत्र में है। इसे हिंदी में समता मंडल कहते हैं। ओजोन परत को जीवन रक्षक परत भी कहते हैं। अब क्वेश्चन आ जाए, किस परत को जीवन रक्षक परत कहते हैं? तो ओजोन परत को जीवन रक्षक परत कहा जाता है। तो इस तरह से आप इसको सब देख लीजिएगा। बाकी हम आगे बढ़ते हैं। जल प्रदूषण पर एक टिप्पणी लिखिए। तो जल प्रदूषण पर आप बहुत अच्छे से अपने शब्दों में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पहले किताबी भाषा में देख लेते हैं, फिर अपने लफ्जों में समझ लेते हैं। जल समस्त जीवों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसा कहा जाता है कि जल ही जीवन है। बिल्कुल भाई, जल ही जीवन है। अगर जल ना हो तो क्या हमारी जिंदगी है? तो बिल्कुल भी नहीं है। जो जल पीने योग्य नहीं है वो प्रदूषित जल कहलाता है। जल का प्रदूषित होना ही जल प्रदूषण है। जल के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन जो जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, जल प्रदूषण कहलाता है।
जल प्रदूषण के कारण, जल प्रदूषण के प्रमुख कारण इस प्रकार है। घरेलू अपशिष्ट पदार्थों को जलाशयों में डालने से जल प्रदूषण होता है। मनुष्य विभिन्न प्रकार के घरेलू कूड़े करकट आदि को जलाशयों में डाल देते हैं, जिससे जल प्रदूषित हो जाता है। औद्योगिक संस्थानों, कल कारखानों से निकलने वाले कचरे को सीधे गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियों में डाल दिया जाता है, जिससे नदियों का जल प्रदूषित हो जाता है। शवों को विसर्जित नदियों में करने से भी जल प्रदूषित हो जाता है। पशुओं को तालाबों, पोखरों आदि में नहलाने से जल प्रदूषित हो जाता है। बिल्कुल, जब पशुओं को देखिए जल में नहलाया जाता है तो क्या होता है, जो जल होता है तालाब का, नदियों का, तो क्या होता है, वो प्रदूषित हो जाता है। नगर पालिका में भूमिगत नालियों के द्वारा बस्तियों से निकलने वाला मलमूत्र प्राय नदी, बड़े तालाबों अथवा झीलों में डाल दिया जाता है। इसे वाहित मल कहते हैं। इससे जल प्रदूषित होता है। बिल्कुल भाई, नदियों में जो नालियों का जो जल जाता है तो उससे क्या होगा भाई, जल प्रदूषित ही तो होगा। किसान अपने फसलों को कीड़े मकोड़ों, जीवाणु, कवकों आदि से बचाने के लिए कीटाणुनाशक पदार्थ का उपयोग करते हैं, जिससे जल प्रदूषित होता है। साथ ही खरपतवार को नष्ट करने हेतु खरपतवारनाशी जैसे 2,4-D आदि का प्रयोग करते हैं, इससे भी जल प्रदूषित हो जाता है। और 2,4-D आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं। प्रदूषण में तेल द्वारा भी, यानी समुद्र में तेल द्वारा भी प्रदूषित होता है। इसके अनेक कारण है, जैसे जहाजों से तेल रिसाव, जनरेटर से निकला तेल आदि। जल प्रदूषण का दुष्प्रभाव, तो जल प्रदूषण का निम्न प्रकार दुष्प्रभाव पड़ता है। जल प्रदूषण से मानवों में पीलिया, टाइफाइड, पेचिस आदि खतरनाक बीमारी होती है। क्वेश्चन बन जाए कि जल प्रदूषण से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि पीलिया है, टाइफाइड है, पेचिस है, ये सभी। जापान में मिनामाता की खाड़ी के निकट रहने वाले मछुआरे पानी की अधिकता वाले जल में रहने वाली मछलियों को खाने में, यानी खाने से मर जाते हैं। यहाँ पे ये है, पानी में नाइट्रेट की अधिकता होने पर ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाता है। समुद्र में तेल, जनरेटर का जहाजों आदि का जल प्रदूषित का कारण है। तेल में उपस्थित नैफ्थलीन व मिथाइल नैफ्थलीन के कारण कीड़े तथा मछलियों के अंडे नष्ट हो जाते हैं। तेल के प्लवकों व जलीय पौधों की अधिकता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मंद हो जाती है। फसलों को बचाने एवं अधिक पैदावार के लिए कीटाणुनाशक पदार्थ, खरपतवारनाशी व अन्य क्लोरोल यानी क्लोरीन युक्त पदार्थ ऐसे पदार्थ हैं जिनका जीवधारियों द्वारा कम विघटन होता है। ये खास श्रृंखला के जीवों को नुकसान पहुंचाते हैं। यानी आप इतना लेंदी ना लिखकर आप जो मेन पॉइंट्स हैं उनको आप लिख सकते हैं, और फिर से कह रही हूँ टाइम के अकॉर्डिंग आप लिखिएगा, वर्क कीजिएगा। जैसे भाई यहाँ पे क्वेश्चन आपका था कि जल प्रदूषण के कारण है, तो आप लिख सकते हो कि तालाबों में पशुओं को नहलाने से, घर से जो नालियां, घर की जो नालियां होती हैं उनका जो गंदा मलमूत्र हो जाता है या गंदगी हो जाती है, वो नदियों में जाके गिरती है, इससे भी हो जाता है। और इस तरह से अपशिष्ट पदार्थ डालने से, तो इन सभी चीजों से क्या होता है, जल प्रदूषित हो जाता है। अब क्वेश्चन है, पौधों में अनुकूलन का विस्तृत वर्णन कीजिए। अनुकूलन, विभिन्न प्रकार के वातावरण में पौधे अपने जीवित रखते हुए विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करते हैं, इसे पौधे का अनुकूलन कहा जाता है। अनुकूलन के आधार पर पौधे निम्न प्रकार के होते हैं। जलोद्भिद पौधे, जलोद्भिद पौधों की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। ये पौधे जल में रहते हैं, पत्तियां प्रायः कटी फटी होती हैं, तना कमजोर तथा स्पंजी होता है, जड़ें अल्प विकसित होती हैं, पौधों में पत्तियों पर श्लेष्म पाए जाते हैं, जिससे जल के प्रभाव से बचे रहते हैं, जैसे हाइड्रोला, यूट्रिक्लोरिया, कमल, सिंघाड़ा, जलकुंभी आदि। मरुद्भिद पौधे, ये पौधे शुष्क वातावरण में पाए जाते हैं, इनकी जड़ें विकसित होती हैं, इनका तना मोटा गूदेदार होता है, पत्तियां नुकीली तथा कांटों में रूपांतरित होती हैं, जैसे केक्टस, नागफली, रसकस, बबूल आदि हो जाते हैं। लवणोद्भिद पौधे, ये पौधे खनिज लवणों की अधिकता वाले स्थानों पर पाए जाते हैं, इनका तना मोटा तथा सरस होता है, पत्तियां मोटी चमकीली होती हैं, इसमें यानी श्वसन जड़ें पाई जाती हैं, जैसे राइजोफोरा, एविसीनिया, ये हो जाते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न पर टिप्पणी लिखिए। मैंग्रोव वनस्पतियां और जरायुस्ता। मैंग्रोव वनस्पतियां लवणोद्भिद जड़ों यानी लक्षणों को प्रदर्शित करती हैं। ये खनिज लवणों के अधिकता वाले स्थानों पर उगती हैं। ये दलदल तथा समुद्र के किनारे अधिक उगते हैं। इन वनस्पतियों के तने मोटे एवं सरस होते हैं। इनमें गैसों के आदान प्रदान के लिए श्वसन मूल पाए जाते हैं, जैसे राइजोफोरा। जरायुस्ता लवणोद्भिद पौधे की विशेषता है, इसमें पित्रस्त अंकुरण होता है। इनके बीज पेत्रक पौधे पर ही अंकुरित हो जाते हैं। बीजों का पेत्रक पौधों पर ही अंकुरित होना जरायुस्ता होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।